बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो इस मौके को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि जब तक सरकार सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे देती है, सरकार द्वारा दिया गया कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। भले ही सरकार द्वारा ये समझ लिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को लुभाते हुए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है, अब इन्हें बिना कुछ दिए ही राजकर्मी घोषित करते हुए क्रेडिट ले लिया जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षक सरकार की इन नीतियों को बिल्कुल ही भांप चुके हैं और बिना सेवा निरंतरता के राजकर्मी मंजूर करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं बिंदुओं को लेकर विधान परिषद सदस्य द्वारा शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाते हुए सभापति के साथ मिलकर 2 सितंबर 2024 को एक बैठक करेंगे और उस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ एमएलसी भी मौजूद रहेंगे, जो लगातार ही शिक्षकों के पक्ष में सवाल उठाते आए हैं और इस बार भी सेवा निरंतरता के संबंध में और साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में एक बैठक करेंगे। सवाल उठता है कि क्या एमएलसी द्वारा उठाए गए इस सवाल पर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा या फिर एक बार फिर से उन्हें लुभाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल सरकार सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उधर चुनावी वर्ष भी है और सरकार को भी इस बात को सोचकर चलना होगा कि अगर सरकार शिक्षकों की मनसा को पूरा नहीं करते हैं, शिक्षकों को मुख्य रूप से सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हैं, तो लाखों ऐसे शिक्षक होंगे जो नए पद को ठुकरा देंगे, कदापि विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि शिक्षक द्वारा ठुकराया जाएगा तो आखिर नुकसान सरकार को कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि विशेष शिक्षक बनाने की नीति ही इस बात का द्योतक है कि सरकार पैसों की बचत चाह रही है। क्योंकि अगर पुरानी सेवा बहाल कर दी जाती है तो सरकार को प्रोन्नति भी देना होगा और पूर्व की सेवा के आधार पर नए वेतनमान भी शिक्षकों का फिक्स होगा। इसके आधार पर वित्तीय लाभ भी तमाम नियोजित शिक्षकों को होगा, तो वहीं प्रोन्नति का लाभ भी मिलेगा। लेकिन सरकार पैसों की बचत चाह रही है, जिसको लेकर ही विशिष्ट शिक्षक का पद लाया गया था। और इस बात का उदाहरण बीते 2-4 दिन पहले पर आप नजर दौड़ाएंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक तरफ जहां बिहार के तमाम जिलों में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया जा रहा था और इसके तहत शिक्षकों को प्रोन्नति भी मिल रही थी, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनते ही एक नया वेतनमान फिक्स होता और शिक्षकों को ज्यादा वित्तीय लाभ होता। लेकिन जब सरकार इन बिंदुओं को भांप गई तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया कि जिला स्तर से कोई भी प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया जाए, जिसके कारण सहरसा जिला द्वारा जो भी प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया गया था उसे भी निरस्त कर दिया गया। तो इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार हर हाल में पैसों की बचत चाह रही है और पैसों की बचत करते हुए ही सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देना चाह रही है और उसके बाद भी उसका क्रेडिट अपने आप पर लेना चाह रही है। तो नियोजित शिक्षक जिस दिन नए पद को योगदान नहीं करेंगे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री एक सभा में खड़े होकर ये कदापि नहीं बोल पाएंगे कि हमने 2 लाख शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया, क्योंकि आम आवाम के कानों तक ये बातें पहुंच जाएगी कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को ऐसा सरकारी शिक्षक बनाया गया कि शिक्षकों ने सरकारी शिक्षक बनने से ही इनकार कर दिया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुनावी वर्ष का लाभ नहीं मिल पाएगा और गांव-गांव में जाकर ये नहीं बोल पाएंगे कि हमने इतने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया। क्योंकि दोस्तों, नियोजित शिक्षक वर्ष 2022 के बैच को छोड़ दिया जाए तो उससे पूर्व के बहाल सभी शिक्षकों को अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर नुकसान के सिवा कहीं से फायदेमंद नहीं है। सिर्फ व सिर्फ वर्ष 2022 के शिक्षकों को ही वेतनमान में थोड़ा सा फायदा होगा। और रही बात दूर दराज वाले इलाका, तो सबसे ज्यादा अगर दूर दराज का इलाका आवंटित किया जाएगा तो वर्ष 2022 के शिक्षकों को ही किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा हैं वर्ष 2022 के शिक्षक और 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष शिक्षकों को ही पर्वतीय इलाका या फिर नदी पार के इलाके का विद्यालय आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षक जहां एक और अपना मोर्चा खोल दिए हैं, वहीं सरकार भी अंदर खाने से अपनी रणनीति कुछ और ही बना रखी है, जिसके क्रम में बीते 2 दिन पूर्व जब शिक्षा मंत्री का बयान दिया गया था
उससे स्पष्ट हो गया था कि शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और दोस्तों, चरणबद्ध तरीके का मतलब शिक्षकों द्वारा ये समझा जा रहा है कि शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, क्योंकि बातें भी सामने आई थी कि सबसे पहले आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले पदस्थापन किया जाएगा। गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को पहले पदस्थापित किया जाएगा। तो इसके आधार पर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित होते ही राहत मिल जाएगी। लेकिन महिला शिक्षिका की अगर बात आती है तो उन्हें कतई राहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को अगर सरकार राहत प्रदान कर देना चाहती है तो उसके लिए कुछ और नीतियों का पालन करना होगा। और जिस नीतियों के तहत सरकार शिक्षकों को गुमराह करना चाह रही है कि हम शिक्षकों को राहत प्रदान करेंगे, शिक्षा विभाग की बस की बात नहीं है कि शिक्षकों को राहत प्रदान कर दे, क्योंकि शिक्षकों की संख्या इतनी है और यह इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसे सरल बनाते बनाते एक लंबे अरसे बीत जाएंगे, शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। राहत प्रदान करने के क्रम में भी अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है, फिर भी लाखों ऐसे शिक्षक होंगे जो नए पद का बहिष्कार करेंगे और पुराने पद पर ही बने रहना अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को इन बिंदुओं पर सोचना चाहिए, अन्यथा उनका क्रेडिट लेने की प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी।